नेटफ्लिक्स की IC-814 द कंधार हाईजैक सीरीज पर घमासान मचा हुआ है। यह विवाद विमान को हाईजैक करने वाले अपहरणकर्ताओं के नाम से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं आखिर कांधार हाईजैक की असली कहानी क्या है IC-814। अमृतसर में IC-814 का क्या हुआ, विमान कांधार कैसे पहुंचा, कांधार में 7 दिन तक क्या हुआ, यात्रियों के वापसी के बाद IC-814 का क्या हुआ, जिन आतंकियों ने विमान हाईजैक किया उनका क्या नाम था, भोला और शंकर नाम से संबोधित करने पर विवाद हो रहा है, उसका क्या कारण है। कांधार हाईजैक भारत में होने वाला आखिरी विमान हाईजैक या यूं कहे कि विमान का आखिरी अपहरण। यह हाईजैक पूरे 7 दिनों तक चला था। इन 7 दिनों में देशवासियों की सांस जैसे थम सी गई थी। तो आइए जानते हैं कांधार हाईजैक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। जब तक इस सच्ची घटना को हम शुरू करते हैं तब तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसी और भी कहानियां, सच्ची घटनाएं आपके पास लेके आ सके। फ्लाइट IC-814 एक एयरबस 300 विमान था। 24 दिसंबर 1999 को यह फ्लाइट काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली थी। शाम करीब 4 बजे तक सभी यात्री विमान में बैठ चुके थे। शाम 4:39 तक यह विमान भारतीय एयर स्पेस में पहुंच चुका था। 15 मार्च 2000 को संसद में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री अजीत कुमार पांजा ने संसद में बयान देकर विमान अपहरण घटना के सभी पहलुओं को सदन के समक्ष रखा था। बयान के अनुसार 24 दिसंबर को शाम 4:53 पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को अपहरित कर लिया गया। यह विमान 24 दिसंबर को काठमांडू से दिल्ली जाने वाला था। 4:56 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC दिल्ली को इस बात की सूचना मिली। उस दौरान यह बताया गया कि अपहरणकर्ता कह रहे थे कि विमान को लाहौर ले जाया जाए। हालांकि लाहौर ATC से लैंड करने की अनुमति नहीं देने की वजह से शाम 7 बजे विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। शाम 7 बजे अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरते ही अपहरणकर्ताओं ने विमान में ईंधन भरने की मांग की। इस दौरान विमान का इंजन चालू रहा। जब अपहरणकर्ताओं से रिफ्यूलिंग के लिए इंजन बंद करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। 7:49 बजे विमान को अपहरणकर्ताओं द्वारा अमृतसर से उड़ान भरने के लिए मजबूर किया गया, यह भी ATC अमृतसर के अनुमति के बिना। अमृतसर से उड़ान भरने के बाद विमान ने एक बार फिर लाहौर का रुख किया। विमान जब लाहौर पहुंचा तो लाहौर ATC ने उसे उतरने की अनुमति देने से साफ मना कर दिया। लेकिन पायलट के रिक्वेस्ट करने पर कि उसके विमान में ईंधन बिल्कुल ही खत्म होने वाला है और वो क्रैश लैंडिंग कर जाएंगे, तब जाकर कहीं लाहौर ATC ने उन्हें लैंड करने की परमिशन दी। रात के 8:01 पर विमान को पाकिस्तान के लाहौर में एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति दी गई। लाहौर ATC ने विमान को उतरने की अनुमति तब दी जब पायलट ने ATC लाहौर को बताया कि ईंधन खत्म हो जाने के कारण उनको विमान को क्रैश लैंड करना होगा। लाहौर में विमान में ईंधन भरा गया। रात करीब 10:32 पर विमान ने काबुल के लिए उड़ान भरी। काबुल से यह सूचना दी गई कि वहां रात में उतरने की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में विमान दुबई स्थित वायुसेना अड्डे पर उतरने के लिए रवाना हो गया और 25 दिसंबर 1999 को रात करीब 1:32 पर वायुसेना हवाई अड्डे पर उतरा। संसद में सरकार के दिए जवाब के मुताबिक भारतीय राजदूत लगातार UAE अधिकारियों के संपर्क में थे।
यूएई अधिकारियों और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत के बाद 27 यात्रियों की रिहाई सुनिश्चित की गई। इन यात्रियों में महिला और बच्चे शामिल थे। रुपिन कत्यान एक यात्री को अपहरणकर्ताओं ने चाकू मार दिया था, जिनकी बाद में मौत हो गई। रुपिन का शव भी यहाँ उतारा गया। फिर उन्हें 25 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा एक विशेष विमान में भारत लाया गया। 25 दिसंबर 1999 को सुबह 6:20 पर विमान ने दुबई से उड़ान भरी और 8:33 पर अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर उतरा। 1 मार्च 2000 को वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने बताया कि हालात से निपटने के लिए तत्काल मामले से जुड़े मंत्रालय के अधिकारियों को कंधार भेजा गया। पूर्व रॉ चीफ दुलत लिखते हैं, जब निगोशिएशन के लिए टीम वहां पहुंची तो अजीत डोभाल ने हमें फोन किया और मुझसे कहा कि जल्दी फैसला करवाइए, यहाँ बहुत प्रेशर है, पता नहीं क्या हो सकता है। ये लोग कह रहे हैं कि आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो आप अपना जहाज लेकर यहाँ से वापस जाइए। मेरे लिए यह भरोसा कर पाना बहुत कठिन था कि डोभाल जैसा आदमी हिम्मत हार गया। दूरत लिखते हैं कि IC-814 के बदले आतंकियों को रिहा करने का फैसला निश्चित तौर पर बहुत खराब था, लेकिन 160 पैसेंजर की जान दांव पर थी। यह फैसला कतई आसान नहीं था। लाल कृष्ण आडवाणी ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन वो आतंकियों से बातचीत के खिलाफ थे। अजीत डोभाल का भी यही मानना था, लेकिन वह ऐसी स्थिति में फंस गए थे कि जल्द से जल्द समाधान चाहते थे। एक और शख्स थे जो किसी कीमत पर आतंकियों को नहीं छोड़ना चाहते थे। वो थे जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। दुलत लिखते हैं कि एक एक दिन बहुत भारी पड़ रहा था। 30 दिसंबर 1999 की सुबह अजीत डोभाल ने मुझे फिर फोन किया और उन्होंने कहा, सर यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, अब तो ये लोग हमें धमका रहे हैं, मुझे नहीं पता यात्रियों और हम लोगों के साथ ये क्या करेंगे। अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत शुरू की। आतंकियों के ओर से पहली औपचारिक मांग भी कांधार पहुंचने के बाद ही की गई। अपहरणकर्ता 10 भारतीय और 5 विदेशी यात्रियों को छोड़ने के बदले भारतीय जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर की रिहाई चाहते थे। अजहर को 1994 में भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शाह पर काम करने वाले इस आतंकी को छुड़ाने की इससे पहले भी कोशिश की जा चुकी थी। जुलाई 1995 में आतंकियों ने पहलगांव से 6 विदेशी पर्यटकों का अपहरण कर लिया था और बदले में अजहर की रिहाई की मांग की थी। तब आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए थे। अब वापस हम IC-814 की कहानी की ओर लौटते हैं। आतंकियों की पहली मांग को भारत सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया। जसवंत सिंह ने सदन में दिए जवाब में बताया था कि उस वक्त सरकार ने तालिबान और हाईजैकर्स दोनों को यह बता दिया था कि जब तक अपहरणकर्ताओं की ओर से मांगों का पूरा और स्पष्ट विवरण नहीं दिया जाता, तब तक उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की जाएगी। इसके बाद तालिबान की सलाह पर अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांगों की पूरी सूची दी। इस सूची में उन्होंने मसूद अजहर समेत भारत के जेलों में बंद 36 आतंकियों की रिहाई, हरकत उल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकी सज्जाद अफगानी का शव और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की। विदेश मंत्रालय द्वारा इन मांगों को सार्वजनिक किए जाने के बाद तालिबान ने अपहरणकर्ताओं को सलाह दी कि पैसे और सज्जाद अफगानी के शव की उनकी मांग गैर इस्लामिक है, इसीलिए अपहरणकर्ताओं ने यह मांग छोड़ दी। इसके बाद भारत का यह कहना था कि आतंकियों की रिहाई की मांग भी गैर इस्लामिक है, लेकिन तालिबान ने अपहरणकर्ताओं पर दबाव नहीं डाला। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि 15 बंधकों और अन्य लोगों को जिन्हें अपहरणकर्ता छोड़ना चाहें
उसके बदले में मसूद अजहर को रिहा किया जाए। इसे भी सरकार ने खारिज कर दिया। अंत में सभी बंधकों की रिहाई के बदले एक पैकेज तैयार किया गया। सरकार 3 आतंकियों मसूद अजहर, मुश्ताक जरगन और उमर सैद को रिहा करने को तैयार हुई। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कांधार गए थे ताकि अपहरण का समापन और यात्रियों व चालक दल की सुरक्षित रिहाई और वापसी बिना किसी अंतिम समय की रुकावट के सुनिश्चित की जा सके। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो मौके पर तुरंत निर्णय लिया जा सके। 31 दिसंबर 1999 की शाम को बंधक बनाए गए यात्री और चालक दल के सदस्य उसी शाम को विशेष उड़ानों से दिल्ली पहुंच गए। अपहरित विमान IC-814 को 1 जनवरी 2000 को 12:22 पर नई दिल्ली वापस लाया गया। रिहा होने के बाद मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद को नए सिरे से संगठित किया। अजहर के आतंकी संगठन ने 1999 के बाद भारत को कई जख्म दिए। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय सांसद पर हुआ हमला, 2008 में मुंबई के आतंकवादी हमले और जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में इसी खूंखार आतंकवादी का नाम आया। फरवरी 2019 को पुलवामा में भी CRPF के काफिले पर हुए हमले में भी मसूद अजहर ही मास्टरमाइंड था। इस हमले में हमारे 40 से अधिक जवानों ने अपना बलिदान दे दिया था। इसी तरह मुश्ताक अहमद जरगर 2019 में अनंतनाग में हुए आतंकी हमले का संदिग्ध है। इस हमले में CRPF के 5 जवानों का बलिदान हुआ था। 2017 में कश्मीर में हुए ग्रेनेड अटैक में भी जरगर का ही हाथ था। जिस तीसरे आतंकी उमर सैफ को सरकार ने 1999 में छोड़ा था, वह 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार पर्ल की हत्या के बाद कुख्यात हुआ। शेख ने पर्ल की गला रेत कर हत्या कर दी थी। इसका वीडियो भी जारी हुआ था, जिसके बाद सनसनी फैल गई थी। हाईजैक संकट खत्म होने के बाद 6 जनवरी 2000 को गृह मंत्रालय ने IC-814 को लेकर एक वक्तव्य जारी किया था। इस वक्तव्य में सरकार की ओर से हाईजैकर्स के बारे में विस्तार से बताया गया था। इस वक्तव्य में बताया गया कि खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर मुंबई पुलिस ने ISI के 4 एजेंटों को मुंबई में गिरफ्तार किया। ये सभी 5 हाईजैकर्स के मददगार थे: मोहम्मद रेहान, मोहम्मद इकबाल, यूसुफ नेपाली और अब्दुल लतीफ। इन आतंकियों ने एजेंसी को हाईजैकर्स के बारे में बताया कि सभी हाईजैकर्स पाकिस्तानी थे। इनके नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सानी अहमद, काजी मिस्त्री, जफूर इब्राहिम और शाकिर थे। अब आप ये समझिए कि भोला और शंकर नाम से संबोधित करने पर विवाद क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। दरअसल 6 जनवरी 2000 को गृह मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में बताया गया था कि अपहरित विमान में मौजूद यात्री इन आतंकियों को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के नाम से जानते थे। अपहरणकर्ता पूरे घटनाक्रम के दौरान एक दूसरे को इन्हीं नामों से पुकार रहे थे। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में भी अपहरणकर्ताओं का यही नाम बताया गया। विवाद होने के बाद नेटफ्लिक्स ने बयान जारी कर IC-814 द कंधार हाईजैक के डिस्क्लेमर में बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने विमान को हाईजैक करने वाले अपहरणकर्ताओं के असली नाम भी जोड़ दिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह भारत में होने वाला यह आखिरी हाईजैक था। उसके बाद सन 1999 के बाद आज तक भारत में कोई भी हाईजैक नहीं हुआ है। दोस्तों, हम आज की यह कहानी यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह हमें सपोर्ट और प्यार देते रहिए। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज।